अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आज हमारे स्टूडियो में है अन्ना आंदोलन के समय उनकी कोर ग्रुप के अहम सदस्य सुशील जी भट्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सर, आप ऐसे समय में हमारे स्टूडियो में आए हैं जब खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, या कहीं ना कहीं देश में भी उस चीज़ का लगातार जिक्र हो रहा है, और वह है किसान आंदोलन। जी। आप चूंकि अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जी जी। और किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि अन्ना हजारे की ओर से उन्हें समर्थन जरूर प्राप्त होगा। जी। हालांकि अब तक ऐसा हुआ नहीं है। जी जी। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं अन्ना जी की कोर कमेटी से जुड़ा रहा, और यह है कि अन्ना जी से मैंने व्यक्तिगत भी कहा कि आप स्वयं किसानों के आंदोलन में जाकर उनको समर्थन करिए। बिल्कुल। और उनसे उनका जनाधार भी बढ़ता। जिस तरीके से 2011 में जो अन्ना जी की लहर थी, मुझे लगता है दोबारा से वो स्थापित हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अन्ना जी के आसपास के जो लोग हैं, जो है, अन्ना जी वहाँ से बाहर नहीं निकले, तो ये बहुत बड़ा उनका, मुझे लगता है कि एक वो रहा। और अन्ना जी को समर्थन देना चाहिए था किसानों को, क्योंकि किसानों की बात करते हैं, वो इस देश में देश की राजनीति को बदलने की बात करते हैं, तो अन्ना जी को स्वयं आके अपना समर्थन देना चाहिए था किसानों को। सर, लेकिन बात वही आ जाती है कि जिस तरीके का वर्तमान परिस्थिति है इसमें, क्योंकि आप राजनीति से भी लगातार जुड़े रहते हैं, तो क्या सिर्फ ये एक राजनीतिक रूप से आंदोलन किया जा रहा है, या वाकई में किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि आप ज़मीन पे रहते हैं, आप खुद लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, तो मुझे लगता है कि लगभग 6 महीने या साल भर पूर्व जो किसान आंदोलन था, उसमें और आज में अंतर है। क्योंकि पहले किसान आंदोलन था, और अब केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस आंदोलन को केवल आगे बढ़ाया जा रहा है, मुझे लगता है। अच्छा, चूंकि आप उत्तराखंड से जुड़े रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, आप भाजपा के पूर्व में सदस्य भी रहे हैं, ऐसे में वहाँ पे अगले साल चुनाव प्रस्तावित हैं। जी। आपको वर्तमान राजनीतिक स्थिति अगर देखा जाए तो जिस तरीके से घटनाक्रम भाजपा में हुआ, दो मुख्यमंत्री अचानक बदल दिए गए, ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जो है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भाजपा के सदस्य भी रहे हैं, इस आईने से भी बताइएगा। नहीं, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक अपरिपक्वता बहुत ज़्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी में देखिए, यह है कि उसमें उनके पास नेता नहीं है, उनके पास केवल मैनेजर हैं। मैं इनको मैनेजर कहूँगा, ये केवल मैनेज करते हैं। तो राजनीति, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल क्या होता है, उसको कोई नेता चलाता है। मैं इस बात का, चलिए, पक्षधर हूँ कि आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, या योगी जी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन आप हर जगह मोदी और योगी क्यों नहीं पैदा करते हैं? आज क्या है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है वो पार्टी से बाहर जा रहे हैं, और जो डीलर टाइप व्यक्ति हैं, मतलब लीडर कम डीलर ज़्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो उस टाइप के लोग ज़्यादा आगे आ रहे हैं। और जो उत्तराखंड का जो परिदृश्य, जो अभी जो राजनीतिक परिदृश्य आपने देखा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता है। और ये जैसे कोई नया व्यक्ति, कोई राजनीतिक, मुझे लगता है कि इनको पहले राजनीतिक रूप से सीखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से मैच्योर तरीके से फैसले लिए जाते हैं। और देखिए, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस में कितने फेरबदल हुए। इंदिरा गांधी ने एक बार कांग्रेस पार्टी तोड़कर अपनी पार्टी बनाई, तो उसके बाद भी उसको जन समर्थन मिला। तो कई चीज़ें हैं। तो आज केवल मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, भारतीय जनता पार्टी का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने ये बड़ी बातें कही हैं, खास करके ऐसे समय में कही हैं जब उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से पंजाब में दलित को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो वो बार बार कह रही हैं, हरीश रावत ने हाल में ही एक बयान दिया था कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी की ओर से भी दलित मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो उन्हें अच्छा लगेगा, हरीश रावत को अच्छा लगेगा। यानी हरीश रावत जो भावी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दलित मुख्यमंत्री के नाम पर पद छोड़ सकते हैं। और जो टमटा है वहाँ कांग्रेस के, वो दलित वर्ग से आते हैं और हरीश रावत के करीबी भी हैं। ऐसे में हरीश रावत के दलित राजनीति पर इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में 11 से 12% दलित हैं। नहीं, देखिए, हरीश रावत जी को बयान देना चाहिए था कि मेरे बाद किसी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस ने इतने साल मुस्लिम तुष्टीकरण किया, तो तुष्टीकरण की राजनीति है। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं भी दलितों का सम्मान करता हूँ, और जो
आज से लगभग मतलब कुछ कई दशक पहले जो दलितों की स्थिति है और उसमें बहुत सुधार है। और मुझे लगता है कि काबिलियत के आधार पे आज कोई भी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काबिलियत के आधार पे अवसर मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जैसे पंजाब में दलितों को रिझाने के लिए ये अभी चन्नी जी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, तो उसी तरीके की राजनीति मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है कांग्रेस को। उत्तराखंड में इस ऐलान से कुछ कांग्रेस को फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस देखिए 20 से 25 सीटों पर सिमट के रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता जा रहा है और उसके जो बड़े नेता हैं वो लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो आप ग्रॉस रूट पे जब कुछ पार्टी के लोगों से जब मुलाकात करेंगे या नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे तभी कुछ होगा। पूर्व में आपके साथी रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल जी। चूंकि आप उत्तराखंड से आते हैं इसलिए ये सवाल तो बनता ही है कि अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी की पकड़ बनाने के लिए लगातार वहाँ के दौरे कर रहे हैं। जी जी। एक पूर्व फौजी को उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। जी। जो उम्मीदवार हैं काफ़ी ईमानदार बताए जाते हैं, ज़मीन पर संघर्ष करने वाले नेता बताए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, अरविंद केजरीवाल की उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है उसको आप कैसे देखते हैं? खास तौर पे इस परिस्थिति में भी आपको देखना चाहिए कि उत्तराखंड में मैक्सिमम लोग किसी न किसी फैमिली का सदस्य सेना में या फिर पैरामिलिट्री में होता है। ऐसे में एक पूर्व फौजी को आगे करना कैसे देखते हैं इसको? नहीं देखिए, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उम्मीदवार तब घोषित होता है जब किसी चीज़ की उम्मीद होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी विधानसभा क्षेत्र का है और वो वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वहाँ से एमएलए बन सकता है। तो जब उनके कुछ एमएलए होंगे, कम से कम 36 विधायक होंगे, तभी तो सरकार बनेगी और तभी मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 अगर तुक्के में भी उनके विधायक आ गए, उस आधार पर क्या मुख्यमंत्री बना लेंगे, तो ये बड़ा अपरिपक्व सा मुझे मामला लगता है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो पार्टी का जो संगठन है, मुझे लगता है कि उसका जो स्ट्रक्चर वो एनजीओ की तरह पार्टी को चलाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वो उनको एनजीओ का ज़्यादा अनुभव है और एनजीओ की तरह वो कार्य करते आए हैं। और उन्होंने एक अन्ना जी को जो अपना समर्थन दिया, वो पहले एनजीओ में रहे, उसी अनुभव के आधार पर अन्ना जी के साथ रहे। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम आम आदमी है और आज उनका व्यवहार खास आदमियों की तरह हो गया है। वो कहते हैं हमारे वहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है। आज आप मोदी और अमित शाह से मिलना बहुत आसान काम है और आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए, जो व्यक्ति आम आदमी की बात करता था वो इतना बदल गया। तो मुझे लगता नहीं है कि और जहाँ तक कि दिल्ली और पंजाब की बात है, देखिए दिल्ली का वो भौगोलिक परिस्थिति अलग है, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। और वो हरियाणा से आते हैं तो वहाँ उनका पंजाब वगैरह में अच्छा प्रभुत्व है। तो आजकल आपको पता है कि आजकल तो यह है कि लोग भीड़ तंत्र है, लोग कहीं भी मतलब बगैर उद्देश्य के कहीं भी चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाए, बहुत बड़ी बात है। आप बड़ी बात कह रहे हैं जी। ऐसा क्यों? नहीं देखिए, 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपये दे रहे हैं, रोजगार देने की बात कह रहे हैं, फिर खाता क्यों नहीं खुलेगा? नहीं देखिए, भीड़ इकट्ठा करना एक अलग विषय होता है, लेकिन जब आप बूथ में कोई व्यक्ति जाता है, आप उसको भीड़ को वोटों में तब्दील करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप किसी लालच के आधार पे, मुझे लगता नहीं है कि लालच के आधार पे लोग बदल जाएंगे। और दिल्ली के विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, या मतलब यह है कि किस तरीके से लोगों ने उनको वोटिंग किया और वो कई बार मुख्यमंत्री बन गए। तो मुझे भी लगता है कि जनता को कहीं ना कहीं विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है वर्तमान में उत्तराखंड के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्योंकि आने वाले चुनाव में उन मुद्दों को उठाना लाजमी है और क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका भी एक राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आप पूर्व में राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वहाँ की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो किन मुद्दों को आप उठाएंगे? वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आगे आएंगे? नहीं देखिए, उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादतें दी, लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई तरीकों से अत्याचार सहा, तब जाके उत्तराखंड राज्य बना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात का संज्ञान लिया, तब जाके राज्य का गठन हुआ। और मुझे लगता है कि देखिए, राज्य जब बना तो लोगों के अंदर एक उम्मीद थी कि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनको रोजगार मिलेगा। आज आप देखिए रोजगार की क्या स्थिति है। आज देखिए गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, पलायन की क्या स्थिति है। मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड में मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स या जो भी है, मतलब जिस तरीके से राज्य चल रहा है और मुख्यमंत्री के नाम पे लोग कहते हैं कि हमने बड़े बड़े फैसले कर दिए, मुझे लगता है कि ज़मीनी स्तर पे जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ चकबंदी को अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य चकबंदी होगी तो लोग ज़मीन के लालच में, लोग जिसका गाँव है अपने गाँव में जाएगा। आजकल तो देखिए लोगों को थोड़ी भी किसी की ज़मीन होती है उसका आदमी वो करता है। अनिवार्य चकबंदी होगी तो निश्चित रूप से अपने गाँव जाएगा
और गांव में मुझे लगता है कि रोजगार स्थापित करने की आवश्यकता है, कहीं चिकित्सालय खोले जाएं, कहीं कुछ इस तरीके से कुछ मतलब जमीनी उद्योग, स्तर हाँ, पे विकास की और आधारभूत जो संरचना हाँ, है उसको मजबूत किया जाए। जी। ये सबसे बड़ी आपने बात कही है। और स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि देखिए गांव में हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन जो लोग गांव में हैं यदि उनको कोई दिक्कत होती है तो लोगों को कंधे में रख के किसी बीमार व्यक्ति को ले जाना पड़ता है। ये बहुत दुखद है और हास्यास्पद भी है, क्योंकि एक उत्तराखंड एक राज्य पहाड़ी मूल का राज्य है और उसका पहाड़ी तौर पहाड़ का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। और भूस्खलन होते हैं यहाँ, जब कितनी आपदाएं आती है देखिए। तो उन आपदाओं से एक तकनीक के जरिए लड़ा जाए, ये बड़ी बात है। लेकिन सर एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से वहाँ पे एक लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध रूप से ज़मीनों का कब्जा वहाँ पे बढ़ रहा है किसी एक धर्म के लोगों के, उसको लेकर भाजपा के कुछ विधायकों ने आवाज़ उठाया और सरकार ने संज्ञान लिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, आज तो पहले तो यह है कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा इस टाइप का हो रहा है तो उसका सरकार स्वयं संज्ञान लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि कुछ लोग अपना हाईलाइट होने के लिए इस तरीके का कृत्य करते हैं। कुछ भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके का कृत्य करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि प्रशासन को अपने स्तर पे इसको रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए हम पहले देखते थे, पहले ये सब नहीं था। पहले कोई भी व्यक्ति कहीं भी जैसे आपने देखा होगा, गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं तो उनका धर्म देखकर ये नहीं आकलन करते थे कि कौन लोग बस गए। बिल्कुल। तो आज ये चीज़ है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि भारतीय राजनीति में देखिए पहले किस तरीके से आज और पहले की राजनीति में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति इस देश में हो रही है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि गरीब आदमी को जीने का अधिकार है, और यह है कि इस तरीके का ये जो मतलब आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहिए, जी, लेकिन अवैध रूप से वहाँ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके आप पक्ष में हैं। लेकिन खैर आखिर में आपसे यही कहेंगे कि आप उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं देखिए, उत्तराखंड की जनता तो सारी चीज़ें समझती है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश शासन रहा, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए उत्तराखंड की जो मूल भावना है उसके लिए सरकारें काम करें, चाहे वो पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे चकबंदी हो, या जितनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर कार्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर से जिस दिन हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, हर एक नौजवान को रोजगार मिल जाएगा, इस राज्य से पलायन रुक जाएगा, जो जिस गांव में मूल निवासी है वहां रहना शुरू कर देगा, और मुझे लगता है कि लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं जो मिलना शुरू हो जाएंगी और हर गांव में अस्पताल, बड़े अस्पताल खुल जाएंगे, तो निश्चित रूप से उस दिन मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का वास्तविक समग्र विकास उस दिन हो पाएगा। तो सर आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में इसके लिए। धन्यवाद, नमस्कार।